नोट भी करते दूसरा, रहिएगा, नोटपैड है तो सीआरपी लोग हैं, हाँ मैं बताना चाहता हूँ कि नोट भी करते जाएं आप लोग। बिल्कुल, क्योंकि जस्ट बाद आपको इसी बाद आपको शुरू करना है ना। तो नेक्स्ट है मिट्टी की जांच। अब चूंकि बुआई जब करेंगे लोग जो है तो उसके पहले मिट्टी की जांच हो जाए, उसमें से जो भी मिट्टी में कमियां हैं उसकी पहचान हो जाए, ताकि उस पर क्या चीजें हम लोग करें ताकि खेती अच्छा हो सके, है ना। तो इसके लिए बहुत कम समय है, तो सबसे पहला काम हम लोगों का होगा मिट्टी जांच का, जिसके बारे में जो है हमारे बीच सौरभ जी हैं वो भी बताएंगे, है ना। मैं अपनी बात को पहले कंप्लीट कर लूं। मिट्टी का जो सैंपल लेना है और जांच सुनिश्चित कराना है, और एक और काम इसी के साथ करना है कि चूंकि हम जिनके साथ काम कर रहे हैं उनका एक प्रोफाइल भी हमारे पास होनी चाहिए कि वो कौन कौन से किसान हमारे क्षेत्र में होंगे, उनके विषय में जानना। तो उसके लिए जस्ट हमको लगता है 26-27 में एक सर्वे के लिए हम लोग बैठ रहे हैं आप सबके साथ, है ना। उसमें वो फाइनल हो जाएगा वो फॉर्मेट, और उसके आधार पे आपको सर्वे करना होगा। तो किसानों का प्रोफाइल बनाना है और मिट्टी जांच करानी है, ये तत्काल करानी है इस पे, है ना। अब थोड़ा सा मैं अपने ऑफिस की जो नियम है उसको भी मैं बात कर लेता हूँ कि हमारी जो सफलता होती है समय पालन और पारदर्शिता पे ही टिकी है ना। चूंकि सभी लोग दूर दूर हैं और आपके साथ है केवल आप ही हैं जो फील्ड पर काम करेंगे, तो सबसे पहले तो समय का पालन और एक पारदर्शिता जो भी आप कर रहे हैं उसमें बना चढ़ा करके नहीं, बल्कि जो हो रहा है वही चीज आपको ये प्रस्तुत करना है। और जो हमारे ऑफिस का समय है, जितनी जगह हमारा ऑफिस है, जितनी जगह काम चल रहा है, वो ऑफिस का समय 9:30 से लेकर के 5:30 बजे तक है। इस बीच आपको फील्ड में ही काम करना है, ठीक है। दूसरा, आपको एक रजिस्टर दिया जाएगा, रजिस्टर में डेली का काम आपको लिखना है, जो डेली आपके द्वारा काम किया जा रहा है उसे उस डायरी पे आपको लिखना है। तीसरा, आप सुबह फील्ड में जब पहुंच रहे हैं तो आप एक लाइव लोकेशन या करंट लोकेशन आपको देना होगा कि हम पहुंच गए हैं, ठीक है। और शाम को जब वापस होंगे तो उस समय भी आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है इस व्हाट्सएप ग्रुप पे ही, ठीक है। और लोकल ट्रेवल जो आप यात्रा करेंगे अपने फील्ड में, ठीक है, उसका जो है आपको एक लॉग बुक जो है तैयार करना है। लॉग बुक मतलब एक डायरी टाइप की होती है, उसमें आपका कब जो है कितना मीटर रीडिंग पे आपने घर से या फील्ड में निकले, और जब वापस आ रहे हैं तो लास्ट की रीडिंग जो है ना, कुल कितना किलोमीटर हुआ। तो इस तरह का उसको समझा दिया जाएगा लॉग बुक के बारे में, उसको आपको भरना होगा। ये मार्केट में अवेलेबल रहती है, वहां से भी खरीद सकते हैं। नहीं, आपको मिल जाएगा ये, चूंकि अब आप वो सारा चीज जो है उपलब्ध करा दिया जाएगा ऑफिस से, है ना। जी सर। अब आपको साप्ताहिकी आवश्यकता पड़ा तो 15 दिन पर भी साप्ताहिकी और मासिक रिपोर्टिंग होगी। उस प्लान पे कितना काम हुआ है, और अगर कुछ लगता है कि नहीं हुआ है तो कारण क्या है ना, उसकी योजना अगला क्या है, कैसे उसको। ये साप्ताहिकी मीटिंग होगी और महीने में होगी। तो साप्ताहिकी हो सकता है ऑनलाइन हम लोग कर लें, लेकिन जो मासिक होगी ऑफिस जो महेश खूट में जो ऑफिस बना हुआ है वहां हम अब मेरे तरफ से तिवारी जी इतना था। अगर आपको और जहाँ साहब को कुछ जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं, और उसके बाद हम लोग सौरभ जी के पास जाएंगे। और ये मिट्टी जांच के लिए जो है आप सभी को बताएंगे कि क्या प्रोसेस होता है, कैसे सैंपल लेना है ना।
तो तिवारी जी और झा साहब, अगर आप लोगों के कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जोड़ना चाहते हैं, लगता है कि जो आपका तिवारी जी एजेंडा था और उसमें कुछ छूट रहा है तो आप ऐड कर सकते हैं। नहीं, मेरे तरफ से तो यह है कि ऑलमोस्ट आपने सभी चीज़ों को कवर किया है। टाइमिंग का भी हो गया, एडमिन का भी हो गया, डेली डायरी, डेली प्लानिंग, ग्रुप में शेयर करना है टाइमिंग को लेकर। बस ये मेरे तरफ से एक चीज़ सभी लोगों के लिए ये है कि हम लोग पहली बार जुड़ रहे हैं। सबके लिए ये नया फील्ड है, कुछ लोग बहुत पुराने अनुभवी हैं, कुछ लोग नए हैं। तो एक टीम भावना के हिसाब से हम लोग को वहाँ पे काम करना होगा और बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है। चैलेंजेस भी आ सकते हैं, चुनौतियाँ आएंगी। पहले आप लोग एकदम खुले दिमाग से, खुले दिल से उसको आप लोग टीम में हम लोग के साथ एनी टाइम आप शेयर करेंगे, उसका हम लोग रिजोल्यूशन निकालेंगे, बैठेंगे, बातचीत करेंगे। कहाँ गेले तब? ये किसी कहाँ गेले से? जब बोलो हम तो चालू छे कहाँ बोले? एक बार सही करे आप कौन सही करते? टावर भी लगी तो हम बोले ये डिमांड देखिए आवाज है ना भाई। नेटवर्क के भाग गए, बुक बुक करे एयरटेल फालतू हो गए। फिर सकरा हमें डिस्कनेक्ट करियो। अतने का बात नेटवर्क के भाग जाए। कट गया डीजे। गांव में अपनी बातें साझा करने में हिचकते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आमतौर पे हम उनको प्रोजेक्ट से मिलने वाले लाभों के बारे में बताने लगते हैं, जबकि हो सकता है कि शायद हमें पूरी तरीके से ना पता हो। तो मेरा कहना है कि कभी भी ऐसा कोई कमिटमेंट ना करना है जब तक हमें पूरी जानकारी हमें प्रोजेक्ट में अपने सीनियर से या बाकी लोगों से प्रोजेक्ट के तहत ना मिले, तब तक हम कोई कमिटमेंट ना करें। बस मेरा यही कहना है। जब उसके बाद, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता है और हम लोग आके एक बार मिलेंगे, जैसे सर ने बताया, कार्तिकेय सर ने, ये सारे लोग उसके बारे में ओरिएंट करेंगे, टाटा ट्रस्ट से भी पता चलेगा। चलिए, मेरा बस इतना ही कहना था सर।
ओके, थैंक यू जितेंद्र जी। सौरभ जी, अगर आप आवाज हाँ, सुन रहे हैं। मैं शुरू करता हूँ। मैं 3-4 स्लाइड दिखाऊंगा तो उसमें क्लियर हो जाएगा कैसे हमको सॉइल सैंपल कलेक्शन करना है। उसके जी। पहले मैं छोटा सा मतलब बात कर लेता हूँ सीआरपी लोगों के साथ कि आपको ओके। पता है मिट्टी जांच क्या होता है और मिट्टी जांच हमको क्यों करना है? मिट्टी जांच किसी को पता है क्या? हम लोग क्यों बात कर रहे हैं कि मिट्टी जांच आप कीजिए? हाँ, बोलिए बोलिए मुंटी बोलिए। हाँ जी सर, ये मिट्टी को जांच के उस हिसाब से मतलब खेती किया जाए जिससे अधिक उपज हो। ठीक है ठीक है ठीक है। और कुछ बोलना है आपको मोंटी जी? नहीं सर। अच्छा, अभिषेक जी आप कुछ बोल रहे थे। अभिषेक जी, आवाज मिल रही है? हाँ 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 सर, मिल रही है। मिट्टी जांच इसलिए किया जाता है क्योंकि मिट्टी में उर्वरक क्षमता कितना है उस जांच के लिए। कि हम लोग बाहर खेती करते हैं उसकी उपजाऊ क्षमता जानने मिट्टी का जांच करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हेलो, और मेरी कोई आवाज आ रही है? जोड़ना चाहते हैं? हेलो जी सर। हेलो जी सर। और कोई कुछ जोड़ना बोलिए। हेलो। हाँ पंडित जी बोलिए। जी सर। हाँ बोलिए, आवाज आ रहा है आपका। सबसे पहले मिट्टी में पोषक तत्व जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, सल्फर, जिंक, इन सभी चीजों की कमी या अधिकता का पता चलता है। ये अभिषेक जी ने बताया कि का मतलब क्या स्थिति है, मिट्टी जांच से पता ही चलता है खेत में कौन सा खाद डालना चाहिए, इससे खर्च कम होता है और उत्पादन बढ़ता है। और फसल चयन में भी मदद मिलता है कि किस मिट्टी में कौन सा फसल बेहतर होगी, यह तय करने में भी मदद मिलती है। मिट्टी की सेहत समझने के लिए भी पीएच, कार्बन की मात्रा, लवणता, ये सभी चीजें पता चल जाती है। इससे मिट्टी की स्थिति का आकलन होता है। बहुत 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 बढ़िया। हाँ। जी सर, मैंने और कोई स्पष्ट कुछ जोड़ना चाहते हैं? नहीं, नो सर। एकदम आप बहुत बढ़िया बोल। अच्छा, मुझे मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। हमको बताइए कि अगर मान के चलिए एक जगह में 5 बंदा बैठा हुआ है, उसमें हम लोग एक थाली में खाना लेके गए हैं, उसमें सिर्फ एक ही बंदा खा सकता है और वो वही खाना हम 5 लोगों को दे रहे हैं, तो किसी का पेट भरेगा क्या? नो सर। किसी का पेट नहीं भरेगा। नहीं सर। भरेगा पेट? नहीं भरेगा। अगर मान के चलिए अभी केस थोड़ा सा उल्टा कर देते हैं, मान के चलिए कि 5 लोग बैठा हुआ है, हम 10 आदमी को खाना लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? बिल्कुल सर, वो खा नहीं पाएंगे, वो अधिक हो जाएगा उसके लिए। खाना की बर्बादी हो सकती है सर। सही बात है। खा ही नहीं पाए। शरीर खराब हो जाएगा, ज्यादा खा लेगा तो बीमार हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा। एकदम सही बात है। हाँ। तो आप मिट्टी को भी ऐसे सोचिए कि मिट्टी जो है, मिट्टी में पौधा जो हमको लगाना है, तो हर एक पौधों में अलग अलग न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, पोषक तत्व चाहिए होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, किसान को पता नहीं होता है कितना पोषक तत्व डालना है, कितना खाद डालना है। वो अपने हिसाब से या तो कम डाल देता है या तो ज्यादा डाल देता है। कम डाल देता है तो उसमें उपज नहीं आएगा, और ज्यादा डाल देंगे तो क्या होगा कि उसमें उनका बर्बादी होगा। इसी चीज को जानने के लिए हमको मिट्टी जांच करना चाहिए। मिट्टी जांच से हमको ये पता चल जाएगा कि मिट्टी में आपका कितना खाद है। मोंटी जी आप म्यूट कर लीजिए, आपका अनम्यूट है। अनम्यूट कर लीजिए। तो अगर आप जांच कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारा मिट्टी में कितना खाद है। और अगर आप मक्का लगा रहे हैं तो मक्का के लिए कितना खाद चाहिए, तो आपको एक पता चल जाएगा कि हमारा कितना गैप है या कितना हमारा वहाँ पे डेफिसिट है, कम है खाद। उस हिसाब से आप डालिएगा तो पौधों को सही पोषक तत्व मिलेगा, उसमें उपज अच्छा होगा, उसके साथ साथ उसका बर्बादी नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग मिट्टी को जांच करते हैं। तो
टोटल 17 किस्म का हम न्यूट्रिएंट जांच करते हैं, मतलब एक पौधों को उगने के लिए 17 किस्म का पोषक तत्व चाहिए, ठीक है। तो वो सारा पोषक तत्व नहीं होगा तो पौधा ठीक से नहीं उगेगा। हमको सिर्फ 3 ही चीज पता है, एक नाइट्रोजन, एक फॉस्फेट, एक पोटास। ये छोड़ के बाकी जो भी है ये बहुत ही कम लोगों को पता होता है। जब उसमें आयरन भी चाहिए, उसमें हमको मैंगनीज भी चाहिए, उसमें हमको मोलिब्डेनम भी चाहिए, उसमें हमको बोरोन भी चाहिए। ये सब बहुत लोगों को पता नहीं होता है, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में पौधों को चाहिए, लेकिन उसका इफेक्ट जो है बहुत बड़ा है। अगर वो ढंग से नहीं होगा तो आपका खेती भी ठीक से नहीं होगा। तो इसीलिए हमको मिट्टी जांच करना जरूरी होता है, ठीक है। तो मैं कुछ स्लाइड दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि आपको आसानी से समझ में आ जाए चीज। हाँ, स्क्रीन विजिबल है मेरा? यस यस। हाँ हाँ देखिए यहाँ पे 4 चीज फोटो डाला हुआ है, ठीक है। एक साइड में देखिए एक प्लास्टिक है, एक साइड में एक आपका फावड़ा है, एक कुदाली है, एक बकेट है, बाल्टी जिसको बोलते हैं, और एक प्लास्टिक है। इसके साथ साथ हमको और एक चीज चाहिए, एक मार्कर चाहिए, ठीक है। मार्कर से क्या होगा कि आप जो भी प्लास्टिक में मिट्टी रख रहे हैं उसमें एक नंबरिंग होता है। क्या नंबरिंग हम डाल सकते हैं? किसान का नाम डाल दिए या उनका गांव का नाम डाल दिए, किसान का नाम और उनका गांव का नाम, और डेट डाल दीजिए कब आप मिट्टी कलेक्शन किए। तो हमको 5 चीज चाहिए होगा। एक तो प्लास्टिक चाहिए, एक बाल्टी होगा तो अच्छा है, एक प्लास्टिक चाहिए, और एक हम कुदाली चाहिए। ये 5 चीज चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए कि मिट्टी कहाँ से लेना है। हमेशा खेत का जो किनारा होता है, जो बॉर्डर होता है, उसमें से कम 2.5 फीट अंदर में आपको 2.5 फीट अंदर का मिट्टी लेना है, एकदम किनारे वाला मिट्टी नहीं लेना है। और अगर मिट्टी के ऊपर में खरपतवार है या घास है तो घास को पहले हटा दीजिए कुदाल से, फिर भी आप मिट्टी को लीजिए। और मिट्टी हमेशा लेना है जिगजैग में। इंग्लिश का जेड देखे ना कैसा होता है, ऐसा मन में एक जेड बना लेना है और 3 से 4 जगह से मिट्टी लेना है, ठीक है। तो अभी आते हैं एक फोटो में, देखिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप दिखा गया है आप मिट्टी कैसे लीजिएगा। अब एक कुदाल लेके गए, ठीक है, उसको भी शेप में काटना होता है मिट्टी को। तो पहला वाला फोटो में देखिए क्या है कि एक कुदाल लेके पहले एक साइड से काट दिया, ठीक है, फिर दूसरे साइड से काट दिया, तो अभी भी शेप हो गया, ठीक है। फिर मिट्टी को क्या होता है, निकाला जाता है, निकाल के रख दिया। देखिए यहाँ पे 4 नंबर फोटो में देखिए क्या हुआ, मिट्टी को निकाल रहा है। 5 नंबर फोटो में देखिए वो लेके कुदाल से बाहर कर रहा है, मिट्टी को निकाल लिया, ठीक है। तो ये है आपका पहला वाला स्टेप होगा कि मिट्टी को किस स्टेप में हमको काटना है। अच्छा, किनका अनम्यूट है वो थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए ना, इको हो रहा है बहुत, ठीक है। ये है आपका भी शेप में काटना है, पहला चीज हमको पता चल गया है। और ऊपर वाला हमको अगर खरपतवार है या घास है तो उसको हटा दीजिए। फिर देखिए क्या है कि आप मिट्टी को लेके आ गए, फिर मिट्टी को आपको सुखाना होता है। मिट्टी जब तक नहीं सुखाइएगा, गीला मिट्टी में कभी टेस्ट नहीं होता है, उसमें टेस्ट नहीं कर सकते आप। आपको मिट्टी को पहले सुखाना होगा, अच्छे से आप धूप में रख दीजिए, मिट्टी सूख जाएगा। सूखने के बाद आप उसको फिर आगे प्रोसेस कीजिएगा। और एक खेत से कम 4 से 5 जगह का मिट्टी लेना है, भी शेप में काट के, जैसे मैंने बताया अभी। और कुल मिला के मिट्टी होगा 1.5 किलो के आसपास। पहले आप 1.5 किलो के आसपास मिट्टी लेके आ गए हैं, उसको सुखाएं। अभी सुखाने के बाद क्या प्रोसीड्यूर होता है कि उसको देखिए अभी कूटा जा रहा है उसको। अगर ढेला बन जाएगा ना, उसको ढेला वाला मिट्टी को आपको कूटना होता है। एक ईटा ले लीजिए या एक मोटा वाला डंडा लीजिए, उसमें से पहले देखिए 13 नंबर फोटो में देखिए, 13 नंबर जो भी फोटो दिख रहा है आपको, उसमें देखिए कूट रहा है मिट्टी को, वो पाउडर बना रहा है, ठीक है। फिर देखिए 14 नंबर हो गया। 15 नंबर में क्या होता है कि पहले प्लास्टिक के ऊपर में वो जो पाउडर वाला मिट्टी है उसको फैला दिया। फैलाने के बाद देखिए वो प्लास शेप में उसको काट रहा है, मतलब पहले एक साइड से काट लिया, देखिए जैसे लाल कलर दिख रहा है ना, वैसे वो डिवाइड कर लिया मिट्टी को, ठीक है। अभी मिट्टी डिवाइड करने के बाद क्या होगा कि अभी देखिए 4 भाग में वो 4 भाग में जो मिट्टी बट गया है, इसमें आपका सिर्फ 2 भाग का ही मिट्टी लेना है, और 2 भागों का ऑपोजिट साइड, ठीक है। मतलब बगल वाला मिट्टी नहीं लेना है। अगर ये कोना वाला ले रहे हैं तो उसका ऑपोजिट वाला मिट्टी लेना है, उसको ले लिया।
लेने के बाद आपको क्या करना होगा कि उसको आपको प्लास्टिक में भरना है। भरने के बाद उसमें एक पेपर में उसका नंबर लिख दीजिए कि ये किनका खेत का मिट्टी है और उनका गांव का नाम क्या है, तो वो लिख लीजिए और फिर उसको ऑफिस में जमा कीजिए। फिर ऑफिस से वो जाएगा आपका जहाँ पे जज होगा वहाँ पे। तो ये सिंपल टेक्निक है, कोई हार्ड टेक्निक नहीं है, आप लोग आराम से कर सकते हैं। अगर आपका इसमें किसी का कुछ क्वेश्चन है तो हमको पूछ सकते हैं, बताइए। किसी का भी कुछ क्वेश्चन हो इसमें तो हम उनको बताएंगे और कुछ मरीज है तो। किसी को कुछ पूछना है? ये चीज समझ में आया ना कि या कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, क्योंकि आप लोगों को करना है फील्ड में जाके ये चीज। नहीं सर, सूखने के बाद उसका नमी, हाँ बताइए नमी। हाँ उसके बाद उसमें नमी रहेगा, वहाँ जांच में जाएगा उसमें। नहीं उसमें अगर नमी 5 दिन नहीं लेट लग गया, एक सप्ताह लेट लग गया, आप पहले उसको सुखा के प्लास्टिक को लेके टेस्ट करो, उसमें नमी नहीं होना चाहिए। अगर नमी होगा तो जो लैब पे बैठ के टेस्ट करेगा, अगर नमी चाहिए होगा तो थोड़ा सा पानी मिला देगा उसमें। आपको कुछ नहीं करना है, आपसे सूखा हुआ मिट्टी उसमें प्लास्टिक में भर के दीजिएगा। और सभी सीआरपी से मैं बोलूंगा कि आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो मैं भेज दूंगा सबसे अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट लेके मैं ग्रुप में भेज दूंगा, तो आपको भी पता चल जाएगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या चीज होता है। और सौरभ जी, बोलिए। मैं ये बोल रहा था कि क्योंकि मुझे जियोग्राफिकल कंडीशन नहीं पता है, तो जो खगारिया डिस्ट्रिक्ट है या बेलदौर जो एरिया है हमारा, क्योंकि मैं देख रहा तो ये फ्लडेड एरिया है, फ्लड प्रोन एरिया है, तो यहाँ पे जो मिट्टी है वो उसमें बालू की मात्रा ज्यादा है या कितना, क्योंकि वो मुझे पता नहीं है। उसमें थोड़ा सा सैंड का अमाउंट ज्यादा हो सकता है। हाँ, तो वो कितना इंच गहराई से लेना है, एक बार वो थोड़ा इनको क्लियर कर देंगे तो ज्यादा बेहतर है। 6 इंच अंदर से लीजिए। मतलब एक कुदाल मैंने दिखाया ना कि कुदाल जो है उसका 2 साइड में 2 काट मारिएगा, उसके बाद मिट्टी उठा लीजिएगा, लगभग 6 इंच। सर वैसे फसल तो मतलब, हाँ वैसे फसल जो यहाँ मतलब 6 इंच से ज्यादा गहराई में होता है, जैसे परवल की खेती होती है, सब्जी में अलुआ की खेती होती है, तो उसका 1.5 फीट तक नीचे ज्यादा मतलब उसका बीज डाला जाता है, तो उसका मिट्टी जांच भी ऊपर से ही होगा 6 इंच से। हाँ 6 इंच ऊपर से होगा, क्योंकि ऊपर वाला जो मिट्टी है उपजाऊ मिट्टी होता है। नीचे वाला मिट्टी में आप इतना उपजाऊ नहीं होता है, उसमें खाद नहीं पहुंचता है। तो जो टॉप सॉइल होता है, मतलब ऊपर वाला जो मिट्टी होता है, उसमें ही आपका मैक्सिमम न्यूट्रिएंट होता है, नीचे में नहीं होता है। नहीं तो यहाँ पे जैसे हर बार नया परत पड़ता है, जैसे फ्लड एरिया होता है तो फ्लड जाने के बाद हर बार मिट्टी का एक परत बढ़ जाता है, तो कुछ लोग किसान क्या करते हैं उसमें होल करके मतलब फसल लगाते हैं, जैसे परवल का खेती हुआ तो उसमें भी तो मतलब नीचे से लेना पड़ेगा ना उसका सैंपल। नहीं उसमें नीचे से नहीं लेना है, उसमें 6 इंच में ही आपको लेना है, क्योंकि उसका जड़ जो है ना वो 6 इंच का अंदर में ही पहला उसको जड़ फेंकेगा वो, तो उसमें से वो न्यूट्रिएंट ले लेगा। उसका जड़ जहां तक पहुंचेगा वो कहीं पे भी न्यूट्रिएंट हो, वो कहीं पे भी आपका खाद हो, ले लेगा अपने से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो गन्ने की खेती होती है ना, गन्ने का जो क्रॉप होता है उसमें 9 इंच लिया जाता है, बाकी जितने भी क्रॉप है वो नॉर्मली जो है 6 इंच का ही लिया जाता है। हाँ 6 इंच ही काफी है, उसके नीचे नहीं लेना है, क्योंकि उसके नीचे वाला जो मिट्टी होता है उपजाऊ मिट्टी नहीं होता है। बाकी अपने आप विवेक से एक बार देखिएगा कि बालू की लेयर बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए वहाँ पे, बाकी तो अगर मिक्स है तो फिर चलेगा। चलेगा दिक्कत नहीं। और एक और चीज इसमें यह है कि जब आप इस मिट्टी को कहीं सुखाते हैं ना, तो ऐसी खुली जगह पे जब रखेंगे ना, तो आप देखिएगा कि कहीं ऐसे खुली जगह ऐसा ना हो जहाँ पे उड़ता हुआ कोई भी हवा चल रही है और वहाँ पे आस पड़ोस की मिट्टी होती है ना, खुले में कोई सुखा रहा है तो उस पे चली जाए, मतलब उस पॉलीथीन पे जो आप मिट्टी जिस पे सुखा रहे हो ना, उसमें कंटामिनेशन के चांसेस रहते हैं।
दूसरी मिट्टी एकदम से धूल आके उस पे पड़ गई, तो वो चीजें ना हो, है ना। वो थोड़ा सा देखना है, और उसमें ईटा नहीं होना चाहिए। अगर ईटा पत्थर ये सब है उसको हटा दीजिए पहले ही। ओके ईटा पत्थर नहीं रखना है। जी सर। सर ये वर्क जो है अपने घर में लाके करना होगा। हाँ, मतलब सुखाना है आपको घर में लाके। अगर आप किसान को ये समझा सके, मेरे ख्याल से अगर आप किसान को समझाएंगे तो उसके यहाँ भी इजीली हो सकता है। उसको पहले महत्व उसका बताना पड़ेगा। अच्छा, एकदम एकदम सही बोले। अगर किसान को समझा दिया जाए तो और आसान होगा। मेरा एक सजेशन है कि अभी जितने भी सीआरपी लोग हैं अपने अपने गांव में अभी जाएंगे तो भी फेमिलियर विथ होंगे फार्मर्स से। तो यदि फार्मर्स को सॉइल जांच के बारे में इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में बताएंगे, और उन्हीं को यदि आगे करके और ये बोलेंगे कि आप चलिए मैं मेथड बता रहा हूँ आपके सामने मैं करके, और उनके सामने ही यदि लेंगे और भले सुखाने के लिए यदि उनको दे दें या अपने लेके आएँ, ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि वहाँ के फार्मर्स लोग अवेयर होंगे। जब इनसे मिलेंगे जितना इंटरेक्शन बढ़ेगा उनको मालूम होगा कि मेरे खेत की मिट्टी जांच के लिए जा रही है, इसका क्या फ़ायदा है, कितने न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्या होता है, सब करिएगा। तो जो आप लोगों को लगे बेहतर, जितने हमारे सीआरपी फार्मर्स के कंसुलेशन से ही उनसे बात करके ही आप करेंगे तो ज़्यादा बेहतर। ओके। ये एक गांव से कितना सैंपल लेना है? एक गांव से 3 सैंपल। 3 सैंपल लेंगे तो हमको ये पता चल जाएगा कि ओवरऑल मिट्टी का कंडीशन क्या है। एक गांव उस से हिसाब 3 से हम लोग, सैंपल। क्योंकि हर एक जाएंगे तो टाइम भी लंबा लगेगा और उसका कुछ फायदा भी नहीं होगा। तो रेंडमली 3 फार्मर को हम लोग सिलेक्ट करेंगे हर एक गाँव से, उनका मिट्टी हम लोग लेके आएंगे। और अगल बगल का जमीन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर दूर का ही जमीन होना चाहिए। तो उसमें ना आप सभी को ध्यान रखना पड़ेगा कि कोई निचला खेत ना हो, नहीं नीचे का खेत ना हो जहाँ पे ज्यादा जल भरा होता हो या ज्यादा ऊंचे का हो, बीच का ही होना चाहिए। ऐसे खेत आपको देखने हैं, है ना, 3 कोने जैसे गांव के 3 कोने। हाँ, एवरेज उसकी ऊंचाई हो ना, उस तरीके से आप गाँव वालों से पूछेंगे ना, किसान को सब पता रहता है, किसान बता देगा। तो वो किसी भी खेत से कर सकते हैं। तो उससे हमें गांव की कंडीशन, जैसे सौरभ जी बता रहे हैं ना, तो गांव की जो मिट्टी की जो एक तरीके की कंडीशन है ना, उससे हमें आइडिया हो जाएगा कि सभी किसानों की मिट्टी की स्थिति क्या है। इसलिए 3 सैंपल के लिए बता रहे हैं, जो कि बहुत ही आसान है। आसानी से वहां से कैरी करने में भी आसानी होगी, बहुत ज्यादा नंबर नहीं है। सर ये जो नीचे वाला स्तर होगा जहाँ की पानी रुकती है, चाहे उसमें भी तो उपज होने की क्षमता होती है ना सर, तो जानकारी उसके लिए भी तो जरूरी है ना कि इसमें क्या होता है क्या नहीं। एक काम कीजिएगा आप ना, सबसे अच्छा है कि एक 3 सैंपल का जो हम लोग बात कर रहे हैं, एक नीचे वाला मिट्टी लीजिए, नीचे वाला जमीन का, एक मिड वाला लीजिए, अपर वाला लीजिए, ऐसा वाला 3 लीजिए। जी सर, ये सही है। लेकिन उसमें लिख के रखिएगा कौन सा नीचे वाला है, कौन सा मिड वाला है, कौन सा ऊपर वाला है, तो हम लोग को भी पता चले। ऐसा 3 लीजिए। जी बिल्कुल। बड़े सैंडल हैंड रेज कर रहे थे, क्या बताइए, बोलिए सर। जैसा कि आपने बताया कि सर मिनिमम 1 एकड़ जिसके पास भूमि हो और उन्हीं किसानों का चयन करना है, तो मैक्सिमम कितनी भूमि होनी चाहिए, ये चीजें मैं जानना चाह रहा था। देखिए, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है अपने प्रोजेक्ट में, लेकिन मिनिमम 1 एकड़ इसलिए रखा गया है क्योंकि हम लोग ऐसे फार्मर्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, क्योंकि आने वाले समय में उनका कुछ खेती में हम लोग डेमो करेंगे, अपने से करके दिखाएंगे। बाकी वो अपने कर रहे हैं तो अपने हिसाब से करेंगे। मान लीजिए 1 एकड़ है तो आधा एकड़ में वो अपना पारंपरिक तरीके से वो जैसे फ्रीली होके आज के पहले कर रहे थे वैसे करें, और आधे एकड़ में हम लोग टाटा ट्रस्ट के और जो हमारे एग्रोनॉमिस्ट हैं और जो हमारे प्रोग्राम में है उस हिसाब से प्रॉपर वे में उसको हम लोग करेंगे। उसका सॉइल का टेस्टिंग करेंगे, प्रॉपर उसका बीज हम लोग उसमें बढ़िया क्वालिटी का देंगे, जो न्यूट्रिएंट्स कमी होगी वो हम लोग देंगे, और उस हिसाब से हम लोग एक डेमो करके दिखाएंगे। तभी हम कंपैरिजन करेंगे कि ये हम लोग किए हैं, इसमें ये बीज लगा, मिट्टी का जांच हुआ, माने 6-7 क्राइटेरिया उसका होगा और इंडिकेटर्स होंगे।
उसके बाद उनका जो अपना खेती जो अपने कर रहे हैं, तो तब हम दोनों में कंपैरिजन करके उनको ये दिखा पाएंगे फसल उगने के बाद कि उसमें कितना आपका फसल हुआ और इसमें कितना फसल हुआ। तो नेक्स्ट टाइम से आगे के भी एरिया में अपने मैक्सिमम का कोई लिमिटेशन नहीं है। ये सर धन्यवाद। इसमें ना मैं एक और बात जोड़ना चाहूंगा। एक बार अगर आप ये पता कर लीजिएगा कि लास्ट क्रॉप कौन सी ली गई थी, जैसे कि अभी कोई मक्का लिया गया, जिससे जब मिट्टी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, उस पर कटाई हो गई है, खेत खाली हो गया है, तो उससे जरूर पूछ के मेंशन जरूर कर दीजिएगा उसमें कि पिछली क्रॉप कौन सी ली गई थी, फसल कौन सी ली गई थी। कभी कभी क्या होता है ना कि उनको मात्रा जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट लेने की जरूरत होती है, कुछ लोग फर्टिलाइजर ज्यादा अप्लाई कर देते हैं, है ना। तो अगर जैसे मक्का है, डोमिनेटेड एरिया है, मक्का का डोमिनेटेड एरिया, गांव वाले जितने भी किसान हैं उन्होंने सभी के मक्का ही लगाया है, तो वो बेहतर है। हो सकता है किसी ने कुछ अलग क्रॉप लगाई हो और वहाँ पे अलग तरीके का फर्टिलाइजर उन्होंने ज्यादा मात्रा में दिया है, तो वहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। तो आप ये देखिएगा कि सिमिलर क्रॉप ही लिया है, अगर वैसे ही खेत का अगर आप लोग लेंगे, सिमिलर क्रॉप के ही खेत का लिया जाएगा तो ज्यादा बेहतर होगा, नहीं तो वो थोड़ा डिफरेंस आने के चांसेस हो जाते हैं उसमें। सौरभ जी, मैं अगर गलत हूँ तो थोड़ा नहीं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन एक चीज है कि उसमें हम लोग कर सकते हैं। आप जो बोले हैं ना, सजेशन दिए हैं, सही दिए हैं, उसमें हम लोग कर सकते हैं। और हमको ये पता होना चाहिए कि पिछला क्रॉप क्या था, क्योंकि कोई फसल हो कि उसको ज्यादा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, किसी को कम चाहिए होता है, तो हमको ये पता चल जाएगा कि उनका क्या कंडीशन था, तो हमको बेसिक आइडिया पहले ही मिल जाएगा। तो ये चीज जो आप बोले हैं ना, ये बेसलाइन जब होगा, बेसलाइन में ये चीज मेंशन होना चाहिए। सर मैं क्या सवाल पूछ सकता हूँ? जरूर बोलिए। सर जैसा कि आपने बताया कि मक्का का 3 फसल जो किसान ले रहे हैं उनका चयन करना है, जैसा कि सर हम लोगों को मालूम है कि ये कोसी क्षेत्र का फ्लड एरिया है जहाँ की मुश्किल से 2 फसलें हो पाती है, यहाँ 3 फसल की बात हो रही है सर। तो ऐसे किसान तो मिलने का चांस ही ना के बराबर ही है, तो क्या इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए सर? देखिए बड़े सैंडल जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि हम लोग भी उस एरिया में भी घूमे हैं, पता किए हैं, तो ज्यादातर लोग किसान 1 सीजन या 2 सीजन करते हैं। तो अभी जो हम लोग विलेज प्रोफाइलिंग करेंगे, अभी 2 तरह का वहाँ पर सर्वे होने वाला है। एक जो कार्तिकेय जी बताए थे कि अभी हम लोग सभी फार्मर्स का लगभग 3400-3400 फार्मर्स का विलेज प्रोफाइलिंग करेंगे। तो वो फॉर्मेट अभी हम लोग आपस में शेयर किए हैं, और सौरभ जी से भी बातचीत हुई है, मयंक जी और कार्तिकेय जी हम लोग। और एक बेसलाइन सर्वे जो होने जा रहा है वो दूसरी थर्ड पार्टी करने जा रही है इंडिपेंडेंटली। वो उनकी पूरी टीम होगी, वो हमारे ही गांव में, इन्हीं सब गांव में वो लोग खुद करेंगे। तो बेसलाइन का मतलब होगा कि आज के डेट में जब से हम लोग प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, फार्मर्स की क्या स्थिति है, उनके क्रॉप्स की क्या स्थिति है, उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, अभी एवरेज कितना इनकम हो रहा था, कितना उस पर एक्सपेंडिचर और ये हो रहा था, तो वो बेसलाइन करेंगे। और हम लोग अभी विलेज का जो प्रोफाइलिंग करेंगे, तो हम लोग सारे फार्मर्स का वो अपने स्तर से करेंगे, वो अपने लिए करेंगे। तो उसमें हम लोग को ये जानकारी मिल जाएगी कि कितना हमको ये आ रहा है फार्मर्स का। तो इससे हम लोग को जानकारी मिलेगी और उसका फिर हम लोग बैठ के एनालिसिस करेंगे, तो पता चल जाएगा। सांडल जी ना, उसमें ऐसा है ना कि जैसे सर ने बताया ना, कहीं सर ने कि 2 से 3 लेने के बारे में, तो आपकी बात सही हो सकता है कि कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से 2 लिया जाए, लेकिन कहीं कहीं भी हो सकता है जिनके ऊंचे खेत हो, जहाँ पे जल भराव कम हो, तो खेत की कंडीशन देख के, या हो सकता है कुछ किसान ऐसे हैं जो रिस्क लेने की क्षमता रखते हो, उनमें एबिलिटी है ना, वो अपना करते हो, जो अपने जानवरों को फोडर अवेलेबल कराने के लिए भी करते होंगे, हो सकता है ना। तो अगर फोडर अवेलेबिलिटी के ऊपर है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी के ऊपर है, और अगर उसके खेत ऊंचा है, तो हो सकता है वो इस वजह से रिस्क ले रहा है। तो अलग अलग डायनामिक्स को देखते हुए हमें ये डेटा लेना होता है। इसलिए सर ने बताया कि हमें 3 किसानों का होगा, तो हमारे जो प्रोजेक्ट का उद्देश्य है ना, उसमें फोडर भी हमें और एक उसमें दिया है, पशुपालन का भी दिया हुआ है,
है ना। इन सब चीजों को देखते हुए जो अलग अलग एक्टिविटी पे हम लोग प्रोजेक्ट के तहत फोकस करने वाले हैं, इन सब चीजों के लिए सर ने बोला है। या अभी ऐसा हो सकता है बड़े संडिल कि जैसे मान लीजिए अभी कोई 1 सीजन कर रहा है, कोई 2 सीजन कर रहा है, हम लोग उनको फार्मर से बातचीत करेंगे, मोटिवेट करेंगे, और अगले 1-2 सीजन के बाद यदि वो हम लोग के प्रयास से यदि तीसरा सीजन भी करने लगे तो ये हम लोग का एक बड़ा अचीवमेंट होगा। तब हम लोग टाटा ट्रस्ट को ये दिखा सकते हैं कि साहब जब हम लोग काम शुरू किए थे तो इतने फार्मर्स थे जो 1 सीजन करते थे, लगभग इतने फार्मर्स थे जो 2 सीजन करते थे, 3 सीजन उस समय कोई नहीं कर रहा था, लेकिन आफ्टर 1 ईयर हम लोगों ने मोटिवेट किया है, डेमो किया है और फार्मर्स को ग्रुप बनाया है, उनमें लीडरशिप की कैपेसिटी बढ़ी है, तब इन्होंने अब 3 सीजन करना शुरू कर दिया। तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अचीवमेंट दिखेगा कि हम लोग के प्रयास से अब वो 3 करने लगे। धन्यवाद सर। इधर तो सर मैक्सिमम 1 या 2 ही होता है सर, ज्यादातर एक ही सीजन देखा जाता है, क्योंकि पानी जो है ना सर, पानी पड़ने के कारण, बाढ़ग्रस्त होने के कारण ज्यादातर एक ही सीजन किया जाता है। हाँ सही है, वो 1 सीजन ही करते हैं लोग। अब फसल चक्र होता है, उसमें बदलते हैं, लोग गेहूं लगाते हैं, धान भी लगाते हैं, बीच में सब्जी उब्जी, कोई परवल भी नदी किनारे गंगा जी में और कोसी में लगाते हैं, तो वो भी है। तो अभी पारंपरिक हम लोग को मालूम पड़ जाएगा कि अभी वो कितना सीजन में कर रहे हैं, फिर हम लोग उस हिसाब से आफ्टर 6 मंथ या 12 मंथ जो आएगा रबी खरीफ और ये दलहन की फसल, उसमें हम लोग बात करके वो हम लोग का इंटरनल प्लानिंग होगा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे। अच्छा, एक चीज मैं अभी आप लोगों से सीआरपी से बोलना चाह रहा हूँ कि मैं अभी देख रहा था, लगभग हम लोग का मीटिंग 1 घंटा हो गया, मात्र 2 ही ये सीआरपी लोग ज्यादा बोल रहे हैं, बड़े सांडिल और मोंटी, और 1 बार अभिषेक बोले हैं, और बाकी लोग कुछ रिएक्शन प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपनी अपनी बात इसमें रखें, स्वतंत्र हैं, ताकि अंडरस्टैंडिंग सबकी क्लियर रहे। जी सर, प्रेजेंट है सर, सुन रहे हैं, सारी चीज को जान रहे हैं। आप लोग एक चीज ये बताइए कि बहुत अच्छा से सौरभ जी ने आप लोगों को बताया कि कैसे हमको सैंपल लेना है। अब मान लीजिए आपके पास 3 गांव है, आप गए एक गांव में और एक गांव से 3 फार्मर्स के खेत का लेना है, तो उसका कैसे मार्किंग वगैरह करेंगे? आप लोग क्या ट्रिक अपनाएंगे जिससे आपको मालूम पड़े कि ये फलाने गांव के फलाने किसान का और फलाने खेत का? कैसे नोट करेंगे सर? उसमें पेपर कलेक्ट कर लेंगे सर, तो उस थैले के और ये मोबाइल नंबर, ये सारा चीजें उसमें चिपका देंगे, जिससे कि हम लोगों को पता चलता रहे ये इस किसान का। लेकिन वो आप वहां से सैंपल ले लिए, तो वो अपने कहीं एक जगह उसको रखेंगे, अलग अलग उसको सुखाएंगे जी। तो कुछ इस तरह से रखिए कि वो कागज वाला चिपकाया हुआ ये खराब ना हो, और इस तरीके से माने जब सुखाएंगे तो आप स्वाभाविक है कि प्लास्टिक से बाहर ही निकालेंगे ना जी, और फिर प्लास्टिक में उसको भरेंगे सूखने के बाद। तो ऐसा ये होना चाहिए कि उसमें मिट्टी अदल बदल ना हो, और आप लोग बेहतर करने के लिए या कोई एक स्टैंडर्ड होगा जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सौरभ जी उसको यदि बता दे तो सब लोग सिमिलर वे में करे, एक स्टैंडर्ड के रूप में, तो ज्यादा बेहतर होगा। हाँ एकदम कन्हैया जी, इसमें एक काम कर सकते हैं हम लोग, 2 प्लास्टिक इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 पॉली बैग्स रहेगा। पहले एक पॉली बैग में हम मिट्टी रख दिए, ठीक है, सेकेंड पॉली बैग में उसी मिट्टी को हम लोग प्लास्टिक के साथ रखेंगे, और सेकेंड पॉली बैग के अंदर में ही हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा वाला चिरकुट रख देंगे, इसमें सारा डिटेल्स मेंशन रहेगा। उसके साथ साथ प्लास्टिक के ऊपर में भी लिख देंगे, अगर कुछ भी दिक्कत हो तो दोनों जगह से हमको वो चीज दिखे, उनका नाम दिखे, उनका विलेज नाम दिखे, और आप लोग कुछ शॉर्ट इन्फॉर्मेशन लिख के रख सकते हैं कि उसके ऊपर में, या कुछ नंबर लिख के रखे। मान के चलिए खगड़िया डिस्ट्रिक्ट में आप 3 खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के कोई एक गाँव में आप 3 सैंपल लिए, ठीक है, तो गाँव के नाम सैंपल नंबर 1 लिख के रखिए। आपका कॉपी में उसका पूरा डिटेल्स होगा, सारा डिटेल्स अगर उसमें नहीं लिखिएगा फिर भी चलेगा, आपका कॉपी में होना चाहिए कि हम जो उसमें नंबरिंग किए है वो मेरा कॉपी में है।
कॉपी में उसमें सारा कुछ लिख के रखिए। ये जो सैंपल नंबर 1 है तो ठीक कितना है, ठीक है। सैंपल है, कौन सा जगह पे मीटिंग अभी है, चल रहा है, उनका, फोन करना उनका ठीक है मोबाइल जी। नंबर क्या है, सारा कुछ भाई उसमें- बहन मीटिंग अभी चलै छै कौन ची काय केना दे मेला कौन मेला लिख के रखिए, जिसको देख के आपको कॉपी में देखिएगा तो पूरा सारा मैचिंग हो जाएगा। तो यही स्टैंडर्ड फॉलो कर सकते हैं आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत एक, बढ़िया। इसमें एक और चीज मैं मेंशन करना चाहूंगा, खासकर सीआरपी लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जहां से हम लोग मिट्टी लेने वाले हैं जिस किसान के खेत से, पहले आप उससे ना मतलब अच्छे से दोस्ती करिएगा। मतलब दोस्ती करने का मतलब ये है ना कि आप उसको अपने प्रोजेक्ट के बारे में, अपने बारे में और इस मिट्टी की जांच के बारे में ना, मतलब उसका महत्व के बारे में अच्छे से समझाइएगा। क्योंकि यही मिट्टी ना एज ए बेस लाइन हम लोग ले रहे हैं, फिर एंड लाइन सर्वे के रूप में भी हमें लेना ही पड़ेगा। तो फिर उसी खेत में हमको जाना पड़ेगा, तो उसकी हिस्ट्री बराबर हमें पता रहनी चाहिए कि उसके खेत में क्या लगी थी और उसके बाद क्या लगा रहा है, फिर उसके बाद क्या है ना, ये हमें बराबर लेना पड़ेगा। हो सकता है कि उसी गांव का वो हमारा लीड फार्मर ही बन जाए, क्योंकि हमें कन्विंस करना पड़ेगा। डेमोस्ट्रेशन प्लॉट भी हमें लेने भी पड़ेंगे आगे जाके, जैसे भी सर ने बताया था, है ना। तो इस तरह की सारी चीजें हमें कन्विंस करने पड़ेगा। हो सकता है कि उसी प्लॉट में हम कुछ एक्टिविटी करने लगे, तो एंड लाइन सर्वे में ना हमको उसी प्लॉट का लेना पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि उस मिट्टी की कंडीशन क्या हुई है ना। तो ये भी हमें पता करना पड़ेगा, और वो खेत कहाँ पे है। तो अगर आप उसका कोऑर्डिनेट ले पाए तो ज्यादा बेहतर है। सौरभ जी, अगर आप बता पाए कोऑर्डिनेट लेने के लिए क्या हम उसमें जरूरी है, हमें ले सकते हैं इस प्रोजेक्ट में? कोऑर्डिनेट हम लोग ले सकते हैं। हम लोग नॉर्मल जियो टैगिंग फोटो कर सकते हैं कि जो खेत का हम लोग सैंपल उठाए, सैंपल उठाने के टाइम में एक जियो टैग फोटो ले लिए। और जैसे आप बोले ना कि और जैसे और एक चीज आप बोले हैं कि हमको लास्ट में लेना है, सही बात है। अगर लास्ट में हम लोग खेती के बाद उसमें क्या इफेक्ट दिखा, अगर ये हम लोग करेंगे ना, तो हमारे पास एक कॉन्क्रीट डेटा हो जाएगा। डेटा को हम लोग कहीं भी प्रेजेंट कर सकते हैं, जो बहुत अच्छा है सर। कि हम लोग किसी किसान का खेत में जो काम किए, हम लोग सॉइल टेस्ट किए, फिर हमारा इंटरवेंशन के चलते उन लोग ये खाद डाले हैं, फिर लास्ट में एंड रिजल्ट क्या आया, ये डेटा होगा तो मतलब ये हम लोग हर जगह में दिखा सकते हैं कि हमारा क्या चेंजेस हुआ इसमें। या एक ये भी तरीका है, जो हम लोग इसके पहले एक प्रोग्राम में थे तो वहाँ पे पूरे 1 ईयर का फार्मर्स के क्रॉप का हिस्ट्री बनाते थे। उसका जो है ये प्लॉट नंबर जो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो उसका नंबर से उसको हम लोग रखते थे। अब फिर उसमें मान लीजिए हम लोग यदि जनवरी से शुरू करते हैं, तो जनवरी में या जो भी फसल की पहली बुआई जब शुरू होती है, रबी या खरीफ पे कहीं से भी हम शुरू कर सकते हैं। जैसे अभी हम लोग का ये मक्का का नवंबर से शुरू होगा, तो पहला हम लोग रख सकते हैं नवंबर से ही। हमारे ये फार्मर होंगे जिसको हम लोग को हिस्ट्री बजाते एक अलग रजिस्टर बना के मेंटेन करना होगा, और उसमें लिखना होगा कि अभी इस महीने में ये किस डेट को ये बीज लगा रहे हैं, कब इन्होंने खेत की वो जो तैयार किया है, कब इसमें खाद डाले, मिट्टी कब सॉइलिंग हुई। तो इससे क्या होगा कि उसका पूरा एक हिस्ट्री किसी भी फार्मर्स का हम देखेंगे, तो आफ्टर 1 ईयर बाद हमको पूरा साल का उसके पौधे फसल चक्र का इतिहास मिल जाएगा और अपने पास रिकॉर्ड भी रहेगा। तो इन फ्यूचर हम लोग यदि एक रजिस्टर उन फार्मर्स के लिए बनाएंगे, और उनका सारे खेत को तो हम लोग पहले सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम लोग जो भी उनके प्लॉट को सिलेक्ट करेंगे, जो भी खेत को, उसका फार्मर्स वाइज, गांव वाइज और वो लैंड का नंबरिंग से रख के, तो हम लोग को पूरा एक हिस्ट्री चार्ट भी रहेगा। कभी हमको प्रेजेंट करना हुआ, मान लीजिए 6 महीने बाद कि अभी क्या स्थिति है फलाने फार्मर्स का, तो उसका पूरा हिस्ट्री निकाले, रजिस्टर निकाले, उसमें हम लोग देख लेंगे कब ये बीज लगाया था, कब जुताई किया था, कब निगरानी किया, कब उसमें घास पात बाहर निकाला, फिर दोबारा खाद कब डाला, पानी कब डाला, फिर निराई कब किया, फिर फसल का अभी का 3 महीने बाद क्या स्टेटस था, उसका कुछ फोटो ले लिए जियो टैग से, फिर उसकी क्रॉपिंग कब कटाई हुई उसका फोटो ले, फिर यील्ड कितना निकला। तो इस तरह से क्या होगा कि एक एक फार्मर्स का हमारे पास पूरा फसल चक्र का हिस्ट्री रहेगा, उस रजिस्टर में मेंटेन रहेगा।
और एनी टाइम कभी भी टाटा ट्रस्ट या किसी का विजिट होगा तो वो फार्मर्स वो रजिस्टर को दिखाएगा तो उसको स्थिति पता चल जाएगी। हम लोग तो डेली CRP लोग को गांव में जाना ही है, तो उसका फसल भी जाके देख सकते हैं, रजिस्टर मेंटेन करवा सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो फार्मर्स को भी लगेगा कि ये हमारे साथ कंटिन्यूअस जुड़े हुए हैं और फसल का एक एक दिन का निगरानी 10 दिन पे 15 दिन पे कहीं कुछ उसमें बीज है, जब दाना निकलने लगा तो कोई कीड़ा तो नहीं लग रहा है, पत्ता पीला तो नहीं हो रहा है, ओवर इरिगेशन हो गया, ओवर वाटरिंग हो गया तो पीला तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह का एक पूरा वो इनका बनेगा तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। जियो टैगिंग के लिए आप लोगों को पता है ना कैसे जियो टैगिंग के लिए लिया जाता है? हाँ सर, पता है, जियो टैगिंग के बारे में पता है। अच्छा, बाकी CRP को पता? अगर किसी को नहीं पता है वो बता सकता है, तो हम लोग हेल्प कर देंगे कि कैसे। एक बार सर बता दिया जाए। ये बहुत ही सिंपल है, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, सौरभ जी भी गाइड कर देंगे। जहाँ तक मुझे पता है मैं सिंपल सा चीज एक करता हूँ कि बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं जो ऑथेंटिक डेटा भी उसमें से मिलता है। इसमें क्या है कि एक कैमरा आता है गूगल पे, आप उसमें सर्च कर लीजिएगा तो उसमें हाँ मोंटी कुछ बोल रहे हैं क्या? तो उसमें गूगल प्ले से हम एक कैमरा डाउनलोड कैमरे का रहता है जियो टैगिंग वाला, तो वो उसको आप जो है डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए मोबाइल में। उसमें जब भी आप फोटोग्राफ लेंगे जाके, मतलब कोऑर्डिनेट लेंगे ना, तो आप किसान को खेत में ले जाइए, मतलब ले जाके उसकी फोटो लीजिएगा किसान को साथ में, ठीक है? किसी लड़के को बोल दीजिएगा आपकी फोटो हो जाएगी, किसान की भी साथ में फोटो हो जाएगी और सैंपल लेते हुए, ठीक है? पॉलीथिन में जब उसमें आप सारा चीज मेंशन कर दीजिए तब उसकी फोटो जो है वो दिखाते हुए करेगा। तो उससे हमको और बाकी जो हमारा फंडिंग एजेंसी है ना, उनको अच्छा भी लगेगा कि हाँ इस किसान ने अपना स्वयं जो है ये सैंपल खुद दिया है। ऐसा नहीं है कि CRP नहीं वहां से उसके खेत में जाके किसी भी खेत की मिट्टी ले आए। उनको ये ट्रस्ट होना चाहिए, है ना, टाटा ट्रस्ट को, तो हम पे ट्रस्ट होना चाहिए। वो किसान अपना फोटो भी रहेगा, उसी में सारा मेंशन भी रहता है, और कुछ मतलब मुझे जहाँ तक पता चलेगा तो मैं आप लोगों को रेफरेंस देते हुए सर्च करके मैं ग्रुप में डाल दूंगा। जितेंद्र जी मैं बता देता हूँ, एक ऐप है आपको स्टोर में मिल जाएगा, ओपन कैमरा इसका नाम है, आप लोग सर्च कर सकते हैं ओपन कैमरा, ठीक है? उसमें इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ऐप बहुत ही बेहतर है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा सेटिंग में चेंज करना होगा, तो पहले इंस्टॉल कर लीजिएगा, फिर हम बता देंगे उसमें क्या क्या करना होता है, ठीक है? और उसमें एक फायदा और एक है, आप जो एक्टिविटी कर रहे हो उस टाइम पे, मान के चलिए आप मिट्टी कलेक्शन कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो आप जब क्या काम कलेक्शन हो रहा है। फिर जब आप फोटो खींचिएगा तो वो जो आप लिखे हैं ना वो फोटो के ऊपर में भी आ जाएगा, लोकेशन आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, उसके साथ एक्टिविटी नाम भी आ जाएगा। तो आप जो वीकली जब प्लान बनाएंगे ये लास्ट में दिखाएंगे वीकली क्या काम हुआ, आप देखिए हमारे ये काम हुआ। तो आपको दोनों साइड से फायदा है, एक तो फोटो हो जाएगा जियो टैग वाला, दूसरा आपको हो जाएगा कि आप जब लास्ट में दिखाइएगा आपका क्या क्या काम हुआ है इस बार, तो आप वो फोटो देख के भी आप लिख सकते हैं। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग ओपन कैमरा जो ऐप है ये सबसे अच्छा होगा कि मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा ग्रुप में, तो वो लिंक में जाके आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा। फिर उसका थोड़ा सा सेटिंग चेंज करना होता है, अगर खुद से कर लेते हो तो बेहतर है, अगर नहीं कर सकते हैं तो हम सिखा देंगे आपको तो उसका में सेटिंग में क्या चेंज करना होता है, ठीक है? तो अगले मीटिंग में जब भी हम लोग मिलेंगे हम दिखा देंगे आप लोगों को जो सेटिंग में आपको क्या चेंज करना होगा। इसमें मेन जो चीज है ना वो किसान का सिलेक्शन है, मतलब किसान का जो है ना फार्मर सिलेक्शन है, ये बहुत ही मेन चीज है। ये चेंज नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य है ना वो गड़बड़ हो जाएगा। फिर ट्रस्ट जो टाटा ट्रस्ट को फिर ट्रस्ट नहीं रहेगा, है ना? शुरुआत में ही जो गलती अगर कर दी हमारी जो नींव है ना प्रोजेक्ट की, फिर वो गड़बड़ हुआ ना तो सारा, आप जानते हैं कि अगर किसी घर की नींव अगर खराब होती है ना तो पूरा घर ढह जाता है। तो वो सारी चीजें ना शुरुआत में ही हमें अच्छा स्ट्रांग रखना है, तो वो सारी चीजें आप लोगों पे डिपेंड करता है। तो किसान का चयन है ना बहुत जरूरी है, और इसमें सावधानी
सावधानियां भी बरतना है, उसको अच्छे से समझाना है, खेत का भी चयन उसी प्रकार का। तो किसी का और कुछ पूछना है, जानना समझना है? नहीं तो थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखेंगे हम लोग। तो किसी का और कुछ है तो आगे। एक और चीज कन्हैया जी, मैं सौरभ जी से पूछना चाह रहा था जी। कन्हैया जी, मैं सौरभ जी से जानना चाह रहा था, ये मिट्टी की जांच कहाँ होगी और कौन करवाएगा? ये तो मिट्टी के जांच केवी के में बात करके आए थे शायद कन्हैया जी मैं बता रहा हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये सौरभ जी भी तो यहाँ नहीं आए थे, हम लोग फील्ड में थे, मैं और कार्तिकेय जी। तो केवी के खगड़िया में हम लोग गए, वहाँ पर मिले, बातचीत की। तो वहाँ पर एक कृषि भवन केवी के बगल में ही एक कृषि भवन है। तो कृषि भवन में वो संयुक्त कृषि भवन है, बहुत बड़ा बिल्डिंग, उसमें नया लैब है और सारे टेक्नीशियन है, अब पूरी व्यवस्था है जिले में। तो उन लोगों के जो हेड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, जिनसे हम लोग की बात हुई, शालिनी रंजन, उस दिन वो थी नहीं, लेकिन उनके बाकी लैब में थे, हम लोग टेलीफोनिक बात हुई। तो उन्होंने ये बताया कि अभी हम लोग का टारगेट रहता है सारे ब्लॉक में कि हर ब्लॉक से हम लोग को सेल्फ उसको सैंपल मंगाते हैं और टेस्ट करके ब्लॉक वाइज एग्रीकल्चर ऑफिसर जो ब्लॉक पे होते हैं उनको हम लोग देते हैं। तो बेलदौर ब्लॉक का यदि टारगेट हम लोग को दिया हुआ है तो पहले आप ऐसा करिए कि हमको आपको जितने गांव में करना है उसका लिस्ट दे दीजिए, ताकि मैं ये कंफर्म कर सकूं कि अभी बेलदौर में वो लोग करना शुरू किए हैं कि नहीं। यदि वो लोग अभी नहीं शुरू किए होंगे तो आप जो हमको सूची उपलब्ध कराएंगे उस आधार पर हम उसको यहाँ करा देंगे। तो खगड़िया में ही वहाँ पे बहुत सॉफ्ट कॉर्नर लोग थे, काफ़ी सपोर्टिव नेचर के हैं लोग। तो हम लोग कल ये सैंपल ले लेंगे और उनको हम लोग 1-2 दिन में उनको, या कल ही हम लोग उनको लिस्ट शेयर करके उनसे अपडेट ले लेते हैं और कितने दिन में हमको सैंपल देना है। उन्होंने हमको एक वो मिट्टी का सैंपल लेने के लिए तो हमने 4 पेज का उन्होंने ब्राउचर भी दिया है, आप तो कहिएगा तो उसको स्कैन करके हम लोग उसको भेज देंगे। हालांकि वो सब सौरभ जी ने बता ही दिया है। तो 3-4 दिन में हम लोग बातचीत करके और वहीं पे टेस्टिंग हो जाएगी। वो लोग लगभग 14 से 15 न्यूट्रिएंट्स का एलिमेंट का वो लोग जांच करके रिपोर्ट देते हैं और गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, संयुक्त कृषि का है, केवीके का है, तो वो ऑथेंटिक होगा। किसी को और कुछ जानना पूछना है? जितेंद्र जी, सौरभ जी, कार्तिकेय जी, नहीं तो फिर मेरा ये था कि क्या केवीके करके देगा या जो कृषि डिपार्टमेंट है? कृषि डिपार्टमेंट है केवीके का, और उसका दोनों का विभाग अलग अलग बटा हुआ है। तो जो जिला कृषि जो बैठते हैं अधिकारी, उन्हीं के बिल्डिंग में वो जिला संयुक्त कृषि भवन है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है। वो चार्जेबल है क्या? वो मिनिमल चार्जेबल है, गवर्नमेंट का रेट है। प्राइवेट में कराने पर तो हम लोग पता किए थे तो लगभग एक प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं जो अपना पूरा लैब बनाए हैं, वही आसपास में रहते हैं, जो हम लोग को केवीके वाले ने सजेस्ट किया। लेकिन जब हम लोग संयुक्त कृषि भवन में गए तो वो लोग बोले, तो वो थोड़ा बहुत उनका नॉमिनल चार्ज तो अलग से कराएंगे तब, लेकिन यदि ब्लॉक में वो टारगेटेड है तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तब हम लोग का फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। प्राइवेट से कराने पर लगभग वो प्रति सैंपल 400 रुपये बताते हैं, लेकिन हम लोग का ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, गवर्नमेंट यदि करके देती है। यदि उनका अभी जांच शुरू नहीं होगा, उनका टारगेट बचा होगा, तब फिर जो हम लोग मोटिवेट करेंगे उनसे, तो गवर्नमेंट करती है तो चार्ज नहीं लेती। नहीं, चार्ज की बात नहीं है, बात है ऑथेंटिसिटी की। वो लोग अगर डेटा सही देते हैं तो जनरली होता क्या, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में उनका एक एरिया निश्चित रहता है और इस तरीके से तो इस तरीके यदि ऐसा होगा तो एक आध सैंपल हम लोग जो प्राइवेट वहाँ पे करते हैं ना, एक प्रोग्रेसिव फार्मर का भी लैब, 1-2 सैंपल क्रॉस चेक वहाँ से करा लेंगे जांच, तो हमको डाटा ऑथेंटिसिटी का पता चल जाएगा कि कितना ऑथेंटिक है कृषि विभाग का और प्राइवेट विभाग में कोई डिफरेंस तो नहीं आ रहा है। यदि सिमिलर है, सेम है तो ठीक है, अदरवाइज गवर्नमेंट का टैग है तो हम लोग गवर्नमेंट के टैग को तो मान के ही चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो क्या आज के लिए इतना ही, या बाकी तो हम लोग मिलेंगे सामने में, जो मीटिंग होगी बातचीत होगी। तो सर मेरा एक प्रश्न था, ज्वाइन का क्या है, मतलब ज्वाइन कब तक कर सकते हैं?
ज्वाइन आपका ओरिएंटेशन मीटिंग शुरू हो गया, आप ज्वाइन कर चुके हैं। अभी आपका वो ऑफर लेटर बन रहा है, वो आपको 2-3 दिन में आपको दिया जाएगा और आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं आज के डेट में। ऑफर लेटर में डिटेल होगा और हम लोग को काम वर्किंग शुरू कर देना है। कल सुबह में एक बार मैं ग्रुप में आप लोगों से बातचीत करूंगा। कल से आप लोग सब लोग अपना विलेज में रहेंगे, अपने एरिया में रहेंगे और एक पहला इंटरेक्शन आप लोग गांव में फार्मर से मिलिए, बातचीत करिए, परियोजना के बारे में बताइए जितना बताया गया। और एक डायरी मैं अरविंद झा जी से कहना चाहूँगा कि डायरी सभी लोग को 6 CRP हैं, 6 रजिस्टर एक मोटा खरीद के दे दिया जाए। उसमें हम लोग बता देंगे कि कॉलम कैसा लिखना है और क्या लिखना है, उसमें स्केल अप कर देंगे और उसको एक बना दिया जाएगा टेबल। उस हिसाब से अब ग्रुप में आप लोग सुबह कल से डालना अपना शुरू कर दीजिए। एक शॉर्ट में ही प्लान कि आज मैं फलाने गांव में इस काम के लिए जाऊंगा इतने बजे। अब वो टाइम आप लोग ग्रुप में कल से फॉलो शुरू कर दीजिए ताकि उसके अच्छा अभी मीटिंग हो जाए सब मिलके, उसके बाद जाके फार्मर के साथ मिला जाए। हाँ तो मीटिंग जैसे अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हाँ बताइए कार्तिकेय जी बोल रहे हैं। कल बोलिए साहब, थोड़ा सबको बुला लीजिए, कहीं बुला लीजिए, है ना, बुला करके डायरी उपलब्ध करा दीजिए इनको। और ठीक है, हम लोग उस समय बात भी करेंगे जब आप सबको बुला लीजिएगा। कल 9:30 बजे वही बेलदौर में। हाँ कल 9:30 बजे बेलदौर ऑफिस से ही बुला लीजिए। हालांकि चेयर ओवर तो नहीं है। हाँ कल कोशिश मिलेंगे। नहीं आप अगर वहाँ चेयर मिल जाए आसपास तो मिल ही जाएगा, ले लीजिएगा, है ना। नहीं तो कल चाय दुकान में बैठ के बात कर लेना। मिल जाएगा सर, पेट्रोल पंप के आगे है, मिल जाएगा। बस हम लोग उसी तैयारी में हैं। हाँ तो कल किसी तरह से आप अरेंज कर लीजिए, है ना, सबको बुला के रखिए और 6 डायरी ले लीजिए। और जब सब लोग एक जगह हो जाएं तो आप बता दीजिए, उस समय हम लोग ऑनलाइन जो है क्या करना है, कैसे करना है। कल वही 9:30 बजे वो पेट्रोल पंप के आगे। ठीक है, 9:30 बजे ना रखिए क्योंकि हम लोग भी ऑन द वे रहते हैं, है ना, ऑफिस जाना होता है। तो 10:30 बजे के आसपास, 10 से 10:30 बजे के बीच में रखिए। ठीक है, 10:30 बजे। ठीक ओके, ठीक। लॉगबुक भी आप लोग अगर मिल सके तो प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ लॉगबुक जो है यहाँ तक तो देख लीजिए, कहीं अगर मिल जाए, है ना। वो तो मिल जाता है, लेकिन लॉगबुक हमको नहीं लगता फील्ड के लिए बहुत जरूरी होगा। छोटा मोटा इसे 2-4 मैंने रेडियस में थोड़ा सा 1-2 पंचायत। लॉगबुक तो बहुत लंबा होगा तब ना। ऑफिस का रिक्वायरमेंट है तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है रिकॉर्ड मेंटेन के लिए कंपल्सरी है। मूवमेंट पता चलेगा आपका ना। मिल जाएगा। तो कल हम लोग वही 10 से 10:30 बजे हम लोग मिलते हैं एक साथ, है ना। ठीक। ओके थैंक यू ओके ठीक है, सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग आए, टाइम दिए, मुलाकात हुई। लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो CRP आज कम बोले हैं वो कल ज्यादा बोलेंगे और जो आज ज्यादा बोले हैं वो कल कुछ कम बोलेंगे। सबको मौका मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद। गुड नाइट। धन्यवाद सबको। गुड नाइट, धन्यवाद सबको। धन्यवाद।